नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर है रक्सौल से, जहां मजदूरी विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर रक्सौल से, जहां मजदूरी विवाद में एक युवक की हत्या की गई है। पीट कर युवक सुशील को मार डाला गया। ग्रामीणों ने रक्सौल सिकटा मार्ग जाम कर दिया है। जोकियरी गांव के पास लोगों ने जाम किया है। गिरफ्तारी और मुआवजे की ये लोग मांग कर रहे हैं। तो रक्सौल से खबर, जहां पीट कर युवक सुशील की हत्या की गई है। रक्सौल सिकटा मार्ग को लोगों ने जाम कर दिया है, नारेबाजी कर रहे हैं। गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की जा रही है। अशोक है हमारे साथ, रक्सौल संवाददाता। अशोक, क्या खबर है, अपडेट क्या है? एक बता दें, जो रात एक व्यक्ति की मौत हो गई है, उस पर सुशील नामक एक 26 वर्षीय युवक है, उसकी मौत हुई है। परिवार वालों का आरोप है, जो कल मजदूरी मांगने जाने पर वह जहां काम करता था, गांव का ही एक व्यक्ति है, उसके द्वारा पिटाई की गई थी। उसके बाद रात उसकी मौत हो गई। और इस घटना के विरोध में जो रक्सौल सिकटा सड़क मार्ग है, उसको ग्रामीणों ने जोकियाड़ी गांव के पास अवरुद्ध कर दिया है। और वहां पुलिस पहुंच गई है। FIR दर्ज हो चुका है। ग्रामीण जो हैं आक्रोशित है। उनका कहना है, जो आरोपी जो हैं उनकी गिरफ्तारी हो, तभी वे 100 को जाने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए, सुशांत केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी। एम्स की तरफ से यह बात सामने आई है। सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी। एम्स ने सुसाइड थ्योरी पर मुहर लगा दी है। एम्स ने हत्या की थ्योरी को नकार दिया है। तो सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एम्स ने हत्या की थ्योरी को नकारा है। एम्स ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी और एम्स ने सुसाइड थ्योरी पर मुहर लगा दी है। एम्स ने हत्या की थ्योरी को नकार दिया है। तो सुशांत केस से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार कयास लगाए जा रहे थे और जांच टीम अलग अलग एंगल से जांच कर रही थी। कई लोगों से पूछताछ की गई। हालांकि इसका एंगल अब बदलता सा नजर आ रहा है, लेकिन वो थ्योरी जिस पर सबसे पहले जांच शुरू हुई। शंकर आनंद हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं उनसे। शंकर, क्या खबर है? सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है, उस पर एम्स ने जो थ्योरी लगाई है, उन्होंने कहा है कि सुसाइड थ्योरी पर उन्होंने मुहर लगा दी और हत्या का कोई भी एंगल यहां नहीं है। निश्चित तौर से देखिए, इस मामले में जो एम्स के हमारे सूत्र बता रहे हैं, साफ तौर पे इनकार कर रहे हैं कि जो हत्या वाली जो बात है, हत्या वाली बात पे उसे फिलहाल अभी कोई प्रमाणित नहीं हो पाया है। और इस मामले में जो एक रिपोर्ट है वो CBI को दे दी गई। लेकिन CBI इस मामले पर किस तरह से कोर्ट में इस मामले को रखेगी, किस तरह से इस मामले को पुख्ता तौर पे बताएगी, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। और एक तरह से कहा जा सकता है कि CBI की जो थ्योरी है वो सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन यहाँ पर अभी तक जो चीजें साफ हुई है, जो एम्स की टीम के द्वारा जो इस मामले में पता चला है, इस मामले में कि अब तक जो सुसाइड का जो एंगल था, सुसाइड के ही एंगल पर भी जानकारियां मिली है सामने। और अभी तक हत्या जैसी जो चीजें हैं या संदिग्ध मौत के मामले में से जुड़े हुए मसले पर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं। आप नजर बना के रखिए शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, जानकारियों के लिए। सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो हम पुष्ट तरीके से चला रहे हैं। एम्स ने कहा है सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी और इस पर उन्होंने मुहर लगाई है। एम्स ने सुसाइड थ्योरी पर ही मुहर लगाई है। और बुलेटिन में बात गुड्डा की खबर की, जहां सैलून हत्याकांड का वीडियो वायरल हो रहा है। गोली लगने के बाद पीड़ित निरंजन आधे घंटे तक भटकता रहा। ये वो फुटेज है, वीडियो फुटेज, जिसे आप देख पा रहे हैं। जिस व्यक्ति को गोली लगी थी, निरंजय, उसे पेट पे गोली लगी थी और वो भटक रहा था, लोगों से मदद मांग रहा था। और किस तरीके से उसने अपने पेट को बांधा जहां पर उसे गोली लगी थी, ये इस फुटेज से जाहिर होता है। और एक व्यक्ति ने उसे वहां से लेकर अस्पताल तक पहुंचाने की हिम्मत जुटाई और आसपास जो भीड़ थी वो तमाशबीन बनकर देखती रही। तो जानकारी के बाद एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची थी, उसकी मौत हो गई। और ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और आपको बताएं कि 30 सितंबर को सैलून में गोलीबारी हुई थी, जिसमें सैलून संचालक समेत 2 लोगों की मौत हुई। पुलिस ने बांका से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो सवाल यह है कि निरंजन को क्यों नहीं मिली समय पर मदद?
आप जो वीडियो फुटेज देख पा रहे थे उसमें भीड़ ने उसकी कोई मदद नहीं की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी तमाशबीन क्यों बने रहे, लापरवाही क्यों दिखाई? इसके अलावा सूचना के बाद एम्बुलेंस की टीम आखिर क्यों नहीं पहुंची? एम्बुलेंस की गाड़ी को तुरंत पहुंचना चाहिए था, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। सिस्टम या समाज, मौत का जिम्मेदार कौन है, यह तलाशा जा रहा है। घायल की मदद के लिए भीड़ से कोई आगे क्यों नहीं आया? वीडियो बनाने में आखिरकार लोग क्यों जुट जाते हैं? सामने से बम भी पटका गया, मैं सामने से आ रहा था अभी। मारने वाला वीडियो कहाँ फुटेज गया? हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वो मदद के लिए लोगों को बुलाता रहा, लेकिन कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया। जो व्यक्ति कैमरे से इस पूरे वीडियो को बना रहा है उसके सामने से पुलिसकर्मी भी गुजरता है, लेकिन उसने भी कोई पहल नहीं की और आखिरकार उस व्यक्ति की मौत हो गई। सामने से आ रहा था अभी। और गया की आमस थाना पुलिस ने एक गाड़ी से 7,15,000 रुपए बरामद किए हैं। वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी से पैसे बरामद हुए। पुलिस ने आयकर विभाग को सूचना दे दी है। हालांकि पकड़े गए लोग खुद को कपड़ा कारोबारी बता रहे हैं और पैसे लेकर कोलकाता जाने की बात कह रहे हैं। आपको बताया कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चुनाव की घोषणा होने के बाद 50,000 से ज्यादा की रकम साथ ले जाने पर सबूत पेश करना होता है। जब से चुनाव की घोषणा हुई है वाहन चेकिंग चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल आमस थाना अंतर्गत एक चेकिंग के क्रम में 7,15,000 रुपये एक व्यक्ति से बरामद किए गए। उनसे पूछताछ की गई थी और उस पूछताछ के बाद उसकी सूचना जो है आयकर विभाग को दे दी गई है। साथ ही साथ जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी है जिला स्तर पे उसको भी सूचना दे दी गई है अब इस संबंध में। और गया के कोंच में गैंगरेप की शिकार नाबालिग की खुदकुशी का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। इसके साथ पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। परिजनों की माने तो 29 सितंबर को लड़की अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में गई थी, जहां उसके साथ कुछ युवकों ने दुष्कर्म किया और इस घटना से आहत नाबालिग ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। घटना के बाद परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी राजीव मिश्रा ने खुद परिजनों से पूछताछ की। एसएसपी ने बताया कि परिजनों की लिखित शिकायत और पूछताछ में काफी अंतर है, इसलिए वे पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस तुरंत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मृतका है उसके माता पिता द्वारा ये एलिज किया जा रहा है कि उसके साथ जो है कुछ लोगों ने रेप किया और उसके बाद उसने घर वापस आकर आत्महत्या कर ली। लेकिन अभी तक जो फैक्ट्स आए हैं वो फैक्ट्स जो हैं इस कथन से बहुत वेरीफाई नहीं करते हैं। जना तो स्पष्ट है कि वो स्वेच्छा से घर से निकली है, लेकिन 3:30 से लेकर 5:30 के बीच में क्या घटना हुई इस संबंध में हम लोग अभी जो है अनुसंधान कर रहे हैं। आज से राजधानी रांची के हटिया ग्रिड में एक में 50 MVA का ट्रांसफार्मर को अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से रांची और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी। बिजली विभाग ने मरम्मती कार्य के लिए कल रात 10 बजे तक शटडाउन लिया है और हटिया ग्रिड में चल रहे अपग्रेडेशन का जायजा लिया हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा ने। हटिया ग्रिड 1 में पावर सब स्टेशन जो है उसमें ट्रांसफार्मर का अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। हमारे साथ हैं सीधे यहाँ के जो इंचार्ज हैं एसडीओ, उनसे हम सीधे बात करते हैं कि ये जो काम चल रहा है, आज सुबह 8 बजे से आप लोगों ने शटडाउन लिया है, कल रात 10 बजे तक ये शटडाउन संभावित है, तो इससे कितना इफेक्टेड होगा और इसका लाभ कितना मिलेगा? इफेक्टेड तो ज़्यादा कुछ है नहीं, 10 मेगावाट का है, रूरल थोड़ा काट रहे हैं, ऑल्टरनेटिव सोर्स भी दे रहे हैं, ठीक है। और इसका फायदा है प्रोटेक्शन सिस्टम में मॉडिफिकेशन हो रहा है, सिस्टम मॉडिफिकेशन है, मोटराइज सिस्टम हो रहा है, कंट्रोल रूम से हम ऑपरेट कर पाएंगे। जो मैनुअल सिस्टम था उसको हटा के हम लोग टोटली मोटराइज सिस्टम में आ रहा है, स्काडा सिस्टम में आ रहा है, तो यही मॉडिफिकेशन है। कहा जा रहा है जो ये जो अपग्रेड हो जाएगा तो प्रोटेक्शन बढ़ेगी, यहाँ का जो कंट्रोल रूम जो नया जो शिफ्ट हुआ तो उसमें ये का ये होगा। प्रोटेक्शन मतलब क्या है, जैसे हमको ट्रांसफार्मर सबसे कॉस्टली चीज़ होता है, इसको प्रोटेक्ट करना हम लोग का सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसका प्रोटेक्शन के लिए सब मॉडिफिकेशन है। ये एक ट्रांसफार्मर 4 करोड़ का है, एक के चलते पूरा कुछ डैमेज हो जाएगा तो पूरा रांची अफेक्टेड है, ये ना हो इसीलिए मॉडिफिकेशन है। तो ये कब तक चलेगा?
बारिश नहीं होगा तो कल रात तक हम कर देंगे काम। ये कहा जा रहा है कि कल रात तक ये काम चलेगा यदि बारिश नहीं होती है तो। यदि बारिश होती है तो थोड़ी सी वक्त जरूर इसमें लगेगी, लेकिन जो लगभग 20 वर्ष पहले ये जो ट्रांसफार्मर जो पुराना लगा था तो उसी को अपग्रेड करके जिससे पावर सप्लाई ठीक ढंग से हो, स्मूथली हो और प्रोटेक्शन पूरी बनी रहे, इसको ध्यान में रख करके ये काम चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि ज़्यादा पावर कट लोगों को नहीं झेलनी पड़ेगी और इसके लिए जो बिजली विभाग ने जो व्यवस्था की है उसमें अल्टरनेटिव व्यवस्था की है जिससे लोगों को स्मूथली बिजली सप्लाई जो होती रही है वो चीज़ें हो। कैमरा पर्सन केडी के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। चलिए अब बात करते हैं बिहार में किसकी बहार की। तो वैशाली से आए आरजेडी के समर्थकों ने राबड़ी देवी के घर के बाहर जोरदार हंगामा किया। हंगामा कर रहे लोग लालगंज से रघुवंश प्रसाद सिंह की करीबी मंजू सिंह को आरजेडी का टिकट देने की मांग कर रहे थे। राबड़ी देवी के आवास के बाहर इस हंगामे का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। राबड़ी देवी के आवास के बाहर आज भी जो है हंगामा कर रहे हैं आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। ये तमाम लोग जो हैं वो वैशाली से आए हैं और रघुवंश प्रसाद सिंह के जो है समर्थक जो है मंजू सिंह उनके लेकर के आवाज बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग लालगंज विधानसभा से आए हैं। हमारी मांग है, हमारे बीच जो रह के 10 सालों से वर्क कर रहे हैं, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, चमकी बुखार हो, हर चीज में मंजू सिंह अव्वल आती है। वहाँ पे हर लोगों के दिल में बची हुई है, लोगों के साथ मिलकर काम करती है। किसी तरह का कोई मदद चाहिए तो मंजू सिंह मदद करती है। और टिकट की जब भी बारी आती है तो किसी अन्य लोग को पैसा के प्रलोभन में टिकट दे दिया था। हमारा मांग है, पूरा लालगंज की जनता की मांग है, जब तक टिकट नहीं मिलेगा हम अनशन पे बैठेंगे। मेरा नाम पंकज पासवान। जब तक लालगंज विधानसभा से मंजू सिंह को अगर टिकट नहीं मिलता हम लोग इसी जगह मर जाएंगे। हम लोग को 20 वर्ष से निस्वार्थ भाव से सेवा करते मंजू सिंह आती है। हाँ, सुजीत कुमार। हाँ, जब तक हम लोग धरना पे बैठेंगे। 1 मिनट देखिए, डेली मंजू सिंह यहाँ आती है तो तेजस्वी जी बोलते हैं कि आपको ही टिकट मिलेगा। जमीनी स्तर पर इतना मंजू सिंह ने काम किया जो जनता, पूरे लालगंज की जनता उनके लिए, पूरा जीविका टीम उनके लिए खड़ी है। आज जब टिकट की बारी आती है तो पैसा पर एक ऐसा न्याय है जब मंच पर तेजस्वी तो अभी मिला नहीं है ना? नहीं मिला है। हमें सुनने में आया है कि मंजू सिंह को टिकट नहीं, पैसा के बल पर किसी और को टिकट दिया जा रहा है। गलत है, क्योंकि चमकी बुखार, यहाँ तक कि कोरोना काल में भी, बाढ़ में भी मंजू सिंह ने जितनी जमीनी स्तर पर जनता के साथ खड़े हैं, दिन रात 24 घंटा एक कॉल करने पर मंजू सिंह 2 मिनट। मैं निशा कुमारी, जिला। तो ये तमाम लोग जो हैं वो मंजू सिंह जो हैं जो रघुवंश प्रसाद सिंह के बेहद खास रही हैं, लगातार उनके साथ काम की हैं, आरजेडी के लिए काम की हैं। इन लोगों का कहना है कि वैशाली से जो है उन्हें अगर उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा तो ये लोग जो है इस तरह से आंदोलन करते रहेंगे। खैर देखना होगा कि इन लोगों की आवाज़ का कितना असर जो है वो तेजस्वी यादव पे होता है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। आज का दिन एनडीए के लिए काफी अहम है। पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी सरगर्मी तेज है। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव और बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस 18 घंटे के अंदर दिल्ली से पटना लौट आए हैं। पटना लौटने के बाद पार्टी के भीतर मंथन का दौर जारी है। और आपको बताएं कि नेताओं को कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मिलना था, लेकिन बिना मिले दोनों अचानक दिल्ली चले गए। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ इन नेताओं की देर रात तक बैठक हुई और इसके बाद फिर भूपेंद्र यादव और फडणवीस पटना लौटे हैं। और फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत थे। इन 18 घंटों में साकेत क्या हुआ कि दिल्ली गए और फिर वापस आ गए? क्या कुछ ऐसा टेक्निक सीख कर आए हैं, रणनीति सीख कर आए हैं? देखिए विवेक, जिस तरह से लगातार नेताओं की परेशानी दिख रही है, आप देखिए लगातार पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। कभी नेता पटना में बैठ रहे हैं तो कभी दिल्ली में। तो ये साफ संकेत है कि गठबंधन को लेकर जो बातें हैं वो अभी भी उलझा हुआ है और इसे सॉल्व करने में पसीने छूट रहे हैं नेताओं के। लोजपा अभी तक अपना उनका रवैया है उस पर अड़ा हुआ है। तो जेडीयू के साथ भी कई सीटों पर
पेच फंसा हुआ है। तो ऐसे में काफी मुश्किल इन नेताओं को हो रही है। और लगातार जिस तरह से ये जो नेता दिल्ली से पटना आ रहे हैं, कल आप देखिए किस तरह से वहां पर अमित शाह के साथ बैठक हुई, 4 घंटे बैठक चली। उसके बाद आज पटना आए हैं और आज पटना आने के साथ इन लोगों की बैठक शुरू हो गई है। अभी जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि अभी भी बिहार के जो नेता हैं, चाहे वो सुशील मोदी हो, नंद किशोर यादव हो, राधा मोहन सिंह, इन लोगों के साथ बैठक चल रही है इन नेताओं की। और इस बैठक में निर्णय लिया जा रहा है कि आगे किस कदम उठाया जाए, क्योंकि ये साफ है कि आज लोजपा पर सब कुछ डिपेंड कर रहा है। लोजपा क्या अपना पक्ष स्पष्ट करती है, इस पर सबकी निगाहें हैं। और उसके बाद एनडीए का क्या स्वरूप होगा ये तय होगा। ये भी सूत्र बता रहे हैं कि आज हो सकता है कि नीतीश कुमार से भी इन नेताओं की मुलाकात हो, इसके लिए बात हुई है। और लगातार जिस तरह से आप देखिए सीएम हाउस पर भी बैठकों का दौर चल रहा है। तो काफी अहम है आज का दिन विवेक। और कहीं ना कहीं जो गुत्थी उलझी हुई है उसे सुलझाने की कोशिश पटना से दिल्ली तक हो रही है। और जिस तरह से नेता दौड़ रहे हैं पटना से दिल्ली, ये साफ संकेत दे रहा है कि अभी एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है। विवेक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। इधर रिम्स के केली बंगले पर आज भी बिहार से पहुंचे आरजेडी नेताओं की भीड़ जमी है। हालांकि पिछले शनिवार की तुलना में आज नेताओं की संख्या कम है। उम्मीद है कि बिहार में महागठबंधन के तहत आज सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। आरजेडी नेताओं से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले में लगभग सहमति बन गई है और महज औपचारिक घोषणा बाकी है। रिम्स के केली बंगले के बाहर भी लोग जो राजद नेता बिहार से पहुंचे हैं औपचारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। कुछ नेता हमारे साथ हैं। हम लोग गोविंदगंज विधानसभा मोतिहारी जिला से। अगर मान लीजिए कि आपके विधानसभा से सीट शेयरिंग फार्मूले के तहत अगर चला गया कांग्रेस के खाते में, तो क्या करेंगे? वो तो हमारा छोटा भाई है, बड़ा भाई है, सब एक दूसरे में सब भाई भाई है। हम लोग सब मिल को लड़ना चाहते हैं, मिल के रहना चाहते हैं। समाज को जिस तरह की वातावरण होगी उस वातावरण में रहना चाहते हैं। देखिए, सीट शेयरिंग पार्टी के आला कमान के निर्देश पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। सभी दल आपस में मिल करके बिहार चुनाव को जीतने का काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पर राजद का जनाधार है और संगठन है और राजद ही वहाँ पर सीट निकाल सकती है। जिस सीट पर कांग्रेस की जनाधार है वहाँ पर संगठन है, वहाँ पर कांग्रेस को भी सीट मिलेगा। हम तो सिंहेश्वर विधानसभा से है, मधेपुरा जिला के। और सीट शेयरिंग के जहाँ तक सवाल है तो वह सीट जिनको जहाँ होगा तो वैसे कैंडिडेट को तो टिकट मिलेगी। इसके अलावे तो कोई और दूसरा चारा है नहीं। इसलिए मेरा कहना ये है कि जब सीट शेयरिंग हो गया है, सीट का बंटवारा हो गया है, तो लोग अपने अपने चुनाव में मैदान में जाएंगे। अब नॉमिनेशन भी शुरू होने वाला है, तो कहने का मतलब 5 तारीख से जो है सब नॉमिनेशन अपना करेगा। नेताजी, सीट शेयरिंग को लेकर औपचारिक ऐलान बाकी नहीं है। हॉस्पिटल आए हुए हैं। हॉस्पिटल आए हुए जी। कोई पेशेंट है भर्ती है क्या? कहाँ से हैं? रांची से हैं, झारखंड से हैं, बिहार से हैं? गोड्डा से हैं। गोड्डा से हैं। सीट शेयरिंग को लेकर के एक तरीके से कह सकते हैं सहमति बन गई है। महज औपचारिक घोषणा बाकी है। केली बंगले के बाहर राजद नेताओं का प्रयास जारी है। अब देखना है कि किसका प्रयास कितना रंग लाता है। कैमरामैन राजीव के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारी परवान पर है। मुजफ्फरपुर में वीआईपी अपने चुनाव चिन्ह पतवार वाले नाव को मतदाताओं तक ले जाने के लिए अनोखा प्रयोग कर रही है। इको फ्रेंडली 3 पहिया गाड़ी पर फाइबर युक्त नाव बनाकर चुनाव प्रचार के लिए उतारने की तैयारी में है। चुनाव में मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए हर एक पार्टी प्रयास कर रही है। इस कड़ी में देखिए, मुजफ्फरपुर में भी जो विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी है, महागठबंधन में शामिल है। और लोगों से ही बात करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट था, क्या आप लोग कर रहे हैं? एक्चुअली हमारा पार्टी विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश साहनी जी स्पेशली अपने लोगों को जो उनके पार्टी का लोगो है, चुनाव चिन्ह है, वो जन जन पहुंचाने तक का ये एक डिज़ाइन हम लोगों ने उनके लोगो को 2D को 3D में कन्वर्ट किया, स्पेशली इसलिए कि ताकि ये हम अपनी बातें लोगों तक पहुंचा सकें। ये उनका नाव छाप है। हमने इसके लिए सेलेक्ट किया इको फ्रेंडली गाड़ी। आज के समय में इको फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर हमने उस नाव को फाइबर के माध्यम से बनाया। इसके लिए हमें साथ दिए मुजफ्फरपुर के ये रणधीर जी हैं। रणधीर जी ने इन डिज़ाइन को मूर्त रूप दिया है। और ये बताइए, कब कितनी गाड़ियाँ अभी तक तैयार? अभी तक टोटल 9 गाड़ी तैयार हो चुकी है। जी हाँ। कितना काम चल रहा है?
अभी 4 गाड़ी पे काम चल रही है अभी, तो अभी आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। ये फाइबर ग्लास का बन रहा है सर, और उसमें लोहे का फ्रेमिंग किया हुआ है इस गाड़ी के ऊपर। जी हाँ। क्या रफ्तार क्या होगी गाड़ी? रफ्तार तो ये प्रचार गाड़ी है, रफ्तार में चलाना नहीं है, वो 5 से 10 की स्पीड में चलाना है। जो नाव पतवार समेत नाव चुनाव चिन्ह वीआईपी का है, उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए ये तैयार किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसे लोगों के बीच ले जाया जाए। हालांकि सीटों का जो गठबंधन में फैसला है उस पर चर्चा चल रही है और जल्द ही लोगों के बीच इस प्रकार के जो चुनाव चिन्ह है उसको सीधे मतदाताओं तक पहुंचाने की कोशिश होगी। ये प्रयास किया जा रहा है कि जो प्रत्याशी होंगे उनके काफिले के साथ इस प्रकार के चुनाव चिन्ह वाली गाड़ी चले या फिर अलग से भी इस प्रकार के गाड़ी मूवमेंट करते हुए चुनाव में नजर आएंगे। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18।